क्या हो अगर कोई ये कहे कि बिना एक भी रुपया खर्च किए एक अकेले 30 साल के लड़के ने सिर्फ एक मुफ्त चैट जीपीटी अकाउंट से एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर दिया है जिसने जिसने लिटरली सिर्फ 5 दिनों में भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के सोशल मीडिया फॉलोअर्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब सुनने में ये एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है। लाइक ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब तो है, लेकिन भारत की डिजिटल राजनीति में इस वक्त की ये सबसे बड़ी और हैरान करने वाली सच्चाई है। और यही आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का विषय है। आज की इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। सही कहा। और इस पूरी घटना को समझने के लिए हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेरल्ड, पटना प्रेस, ईटी नाउ और द ब्रिज क्रॉनिकल जैसे कई प्रतिष्ठित प्रकाशनों की रिपोर्ट्स का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? मिशन ये है कि हम ये समझें कि कैसे अदालत के कमरे में की गई एक सिंगल टिप्पणी इंटरनेट के एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टकराकर एक इतने बड़े डिजिटल मूवमेंट में बदल गई। मतलब ये जो मीम राजनीति या मीम पॉलिटिक्स है ना जी, ये अब सिर्फ मजाक नहीं रह गई है, ये असल दुनिया की राजनीति का दरवाजा बहुत जोर से खटखटा रही है। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं, और इस पूरी घटना की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 15 मई 2026 के दिन। हाँ, 15 में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की। क्या टिप्पणी थी वो? उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री के साथ कानूनी और अन्य कुलीन पेशों में जैसे कि मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में घुसपैठ करने वाले युवा कॉकरोच यानी तिलचट्टे और परजीवी की तरह हैं, पैरासाइट्स हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही कड़े शब्द हैं। पर यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए। अगले ही दिन मतलब 16 मई को ही सीजेआई ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया था। हाँ, बिल्कुल किया था। उन्होंने साफ किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका जो निशाना था वो सिर्फ फर्जी डिग्री वाले लोग थे, न कि देश के आम युवा, बल्कि उन्होंने युवाओं को विकसित भारत का स्तंभ भी बताया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो संस्थागत स्पष्टीकरण बाहर आया ना, इंटरनेट अपना खेल कर चुका था। वही तो, एक प्रेस रिलीज या पीडीएफ फाइल किसी वायरल मीम की रफ्तार का मुकाबला कर ही नहीं सकती। सही बात है। और 16 मई को ही मतलब स्पष्टीकरण वाले दिन ही बॉस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक 30 वर्षीय भारतीय छात्र ने कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान कर दिया। अच्छा, ये छात्र वही है ना जो पूर्व आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ता रह चुके हैं, अभिजीत दिपके? वही। उन्होंने पूरी तरह से व्यंग्यात्मक रूप से इस पार्टी की शुरुआत की। ये मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है यार। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी ने आप पे पत्थर फेंका हो और आपने रोने धोने या शिकायत करने के बजाय उसी पत्थर से अपना पूरा महल खड़ा कर लिया हो। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। समाजशास्त्र में इसके लिए एक टर्म है, रिक्लेमिंग द स्लर। रिक्लेमिंग द स्लर मतलब अपमान को अपना लेना। हाँ, जब कोई बड़ी संस्था या सत्ता किसी समूह को कोई अपमानजनक नाम देती है ना, तो वो समूह उस नाम को एक बैज ऑफ ऑनर यानी सम्मान के तमगे की तरह पहन लेता है। अच्छा, तो इससे उस शब्द की नेगेटिव पावर ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जब आप खुद को ही गर्व से कॉकरोच कहने लगे, तो सामने वाला आपको उस शब्द से कैसे चिढ़ा पाएगा? ये तो मास्टर स्ट्रोक है, और इसका असर डेटा में एकदम साफ दिखा है। जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, मतलब वो किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। वो इंस्टाग्राम वाले आंकड़े ना? हाँ, पार्टी लॉन्च होने के मात्र 5 दिनों के भीतर सीजीपी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने 10 से 14 मिलियन यानी 1.4 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो या भारत की सबसे पुरानी पार्टी, दशकों पुराने उनके जो आधिकारिक हैंडल्स हैं, उनसे भी ज्यादा फॉलोअर्स इस मीम पार्टी ने कुछ ही घंटों में बटोर लिए। और एक और आंकड़ा है जो मुझे इससे भी ज्यादा हैरान कर रहा था, वो गूगल फॉर्म वाला। हाँ, मतलब एक साधारण से गूगल फॉर्म के जरिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पार्टी की आधिकारिक सदस्यता के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। 3.5 लाख लोग। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये सब शून्य बजट पर हुआ है। पर यहाँ मुझे ना थोड़ा संदेह है, मतलब मैं इस पे थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। देखिए, इनकी सदस्यता की शर्तें क्या हैं? पार्टी कह रही है कि सदस्य बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आपको आलसी होना चाहिए, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए। हाँ, मतलब ये सब पूरी तरह से एक मजाक है ना।
तो क्या हम ये मान ले कि ये 3.5 लाख लोग सिर्फ क्लिकटिविस्ट हैं? मेरा मतलब है, मजे मजे में फॉलो का बटन दबा देना अलग बात है, लेकिन क्या ये कोई वास्तविक जन समर्थन है? ये सवाल उठना एकदम लाजमी है, लेकिन जरा इस पूरे मैकेनिज्म को समझिए। अगर हम किसी पॉप स्टार या जैसे बीटीएस बैंड की बात करें, तो उनके करोड़ों फॉलोअर्स रातों रात बढ़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनका फैन बेस पहले से होता है। बिल्कुल, और उनके पीछे एक पूरी पीआर मशीनरी होती है। लेकिन यहाँ शून्य बजट था। शुरुआत में कोई मशहूर हस्ती इसके पीछे नहीं थी, और अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर किसी गूगल फॉर्म में सौंपने के लिए ना एक स्तर के भरोसे और गहरे जुड़ाव की जरूरत होती है। ये बात तो है। कोई भी अपना डेटा ऐसे ही किसी रैंडम मीम पेज को नहीं देता। सही कहा, ये सिर्फ क्लिक करना नहीं है, ये एक हताशा का संगठित प्रकटीकरण है। तो फिर ये हुआ कैसे? मतलब एक 30 साल का छात्र बिना किसी टीम के रातों रात इतनी बड़ी डिजिटल मशीनरी कैसे खड़ी कर सकता है? वेबसाइट बनाना, ग्राफिक्स डिजाइन करना, इतना सब। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की एंट्री होती है, और ये इस पूरे आंदोलन का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। अच्छा। एआई का क्या रोल था इसमें? एक अकेले व्यक्ति ने चैट जीपीटी का उपयोग करके पार्टी की विचारधारा और वो व्यंग्यात्मक नीतियां ड्राफ्ट की। क्लॉड जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करके मिनटों में वेबसाइट का कोड लिखवा लिया। अरे बाप रे। हाँ, एआई इमेज जनरेटर से पार्टी के लोगो और मीम्स तैयार कर लिए। जो काम करने के लिए पारंपरिक राजनीतिक दलों को 500 लोगों की आईटी सेल और करोड़ों रुपए की पीआर एजेंसियों की जरूरत पड़ती है, वो काम एक व्यक्ति ने अपने लैपटॉप पर कुछ घंटों में कर दिया। ये लिटरली गेम चेंजर है। बिल्कुल है। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, हताशा का प्रकटीकरण। ये शब्द मुझे उस ईंधन की तरफ ले जाता है जिसने इस पूरी डिजिटल आग को भड़काया है। हाँ, क्योंकि ये सब अचानक शून्य में नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत गहरा बैकग्राउंड है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में इस समय ग्रेजुएट बेरोजगारी दर 29.1% है। मतलब ये एक बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। सही बात है। हर साल लाखों युवा डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। और इसी बेरोजगारी के साथ एक और गहरा संकट जुड़ गया, नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक का भारी विवाद। ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। 23 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, और अब 21 जून को दोबारा परीक्षा होनी है। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये पूरी स्थिति ना एक प्रेशर कुकर की तरह है। प्रेशर कुकर कैसे? मतलब युवाओं में बेरोजगारी और परीक्षा लीक का प्रेशर पहले से ही भरा हुआ था। वो सालों से छोटे कमरों में बैठकर तैयारी कर रहे थे, और ऊपर से सीजेआई की उस टिप्पणी ने सिर्फ सीटी बजने का काम किया। एकदम सही एनालॉजी है। जब आपको पता चले कि आपकी परीक्षा लीक हो गई है और ऊपर से आपको परजीवी या कॉकरोच कहा जाए, तो गुस्सा तो फूटेगा ही। और इसी बीच सीजेपी ने अपना एक विरोध गीत या एंथम जारी कर दिया, हाँ मैं हूं कॉकरोच। और देखते ही देखते ये गीत कोटा के कोचिंग सेंटरों से लेकर दिल्ली के छात्र प्रदर्शनों में बजने लगा। कॉकरोच शब्द में ही कुछ बात है शायद। हाँ, जीव विज्ञान के नजरिए से इसका एक खास महत्व है। आपको पता है, माना जाता है कि कॉकरोच पृथ्वी के उन गिने चुने जीवों में से एक है जो परमाणु युद्ध के रेडिएशन को भी झेल सकता है। ओहो, मतलब वो किसी भी हालात में सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल, वो अत्यधिक लचीला और जिद्दी होता है, और युवा भी आज यही महसूस कर रहे हैं। एकदम सटीक मेटाफर है। महंगाई का परमाणु बम गिर रहा है, परीक्षाएं रद्द होने का रेडिएशन फैल रहा है, नौकरियों का अकाल है, लेकिन फिर भी युवा किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, वो डटे हुए हैं। और यहाँ अपने श्रोताओं को ये याद दिलाना जरूरी है कि हम इस विश्लेषण में किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। हम बस उन स्रोतों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो हमारे सामने हैं। बिल्कुल, तटस्थता बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस आंदोलन को सिर्फ एक इंस्टाग्राम मीम पेज से अलग बनाता है। आप उनके घोषणा पत्र की बात कर रही है ना? हाँ, सीजेपी का 5 सूत्रीय घोषणा पत्र। मैंने पढ़ा है वो, और ईमानदारी से कहूं तो वो सिर्फ हंसाने वाला नहीं है। उसमें एक बहुत गहरी संस्थागत नाराजगी दिखती है। आप पहले पॉइंट से ही देख लीजिए। उनका एक नियम है कि किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट या कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। ये तो बहुत ही डायरेक्ट वॉर है। इसके पीछे रंजन गोगोई और पी सदाशिवम जैसे पूर्व सीजेआई का संदर्भ है ना? एकदम सही। इस मांग के पीछे की पीड़ा को समझिए। युवा ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर न्याय देने वाले लोग रिटायरमेंट के बाद राजनेताओं से पद लेने लगेंगे, तो क्या हम कभी सिस्टम की निष्पक्षता पर भरोसा कर पाएंगे? सोचने वाली बात है। और उनका दूसरा नियम तो मुझे और भी आक्रामक लगा। कौन सा? वो चुनाव आयोग वाला।
यदि किसी नागरिक का वैध वोट कटता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधी कानून के तहत गिरफ्तारी होगी। ये मांग भी उसी अविश्वास से उपजी है। युवाओं को लगने लगा है कि उनका वोट कोई मायने नहीं रखता या सिस्टम उन्हें जानबूझकर बाहर कर रहा है। और तीसरा पॉइंट है महिलाओं को 50% आरक्षण और कैबिनेट में आधी हिस्सेदारी देने की मांग, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मांग है। इसके अलावा दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगाने की बात भी है, जो कि आज की राजनीति को देखते हुए बहुत से लोगों को सही लग सकता है। और मीडिया को लेकर तो उनका रुख बहुत ही सख्त है। हाँ, घोषणा पत्र साफ कहता है कि अंबानी और अडानी जैसे कॉरपोरेट्स के मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और गोदी मीडिया के एंकरों की जांच होगी। साथ ही आरटीआई के प्रति जवाबदेही तय करने और पीएम केयर्स की तर्ज पर कोई गुप्त फंड ना बनाने की मांग भी है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें ना, तो ये पूरी तरह से एक डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरह काम कर रहा है। अरे मैंने भी यही सोचा, ये बिल्कुल डिजिटल स्टार्टअप जैसा है। वो कैसे भला? देखिए, जब कोई पारंपरिक इंडस्ट्री जैसे मान लीजिए पुरानी टैक्सी सेवा खराब और महंगी हो जाती है, तो उबर जैसा एक नया स्टार्टअप आता है और सब कुछ बदल देता है। इंटरेस्टिंग। यहाँ हमारी पारंपरिक राजनीति वो पुरानी टैक्सी सेवा है जिस पर युवाओं का भरोसा नहीं रहा, और सीजेपी एक ऐसा डिसरप्टिव स्टार्टअप है जो सीधे उन पेन पॉइंट्स पर प्रहार कर रहा है जिनसे लोग परेशान हैं। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। और स्टार्टअप्स की तरह ही जैसे ही सीजेपी हिट हुआ, तुरंत उसके प्रतिद्वंदी और कॉपीकैट्स भी बाजार में आ गए। अच्छा, कौन आ गया बाजार में? सीजेपी के उभार के तुरंत बाद ही इंटरनेट पर एक और समूह खड़ा हो गया, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट या एनपीएफ। अरे हाँ, उन्होंने कॉकरोच के बजाय उस परजीवी वाले तंज को अपना लिया। बिल्कुल, और अपनी क्रांतिकारी बेतुकी शैली से सिस्टम पर तंज कसना शुरू कर दिया। राजनीति विज्ञान में इसे पार्टिसिपेटरी सटायर यानी सहभागी व्यंग्य कहा जाता है। सहभागी व्यंग्य, इसका कोई और उदाहरण है दुनिया में? अरे इसका इतिहास बहुत गहरा है। आपको इटली का 5 स्टार मूवमेंट याद है? हाँ, जिसकी शुरुआत एक कॉमेडियन ने की थी शायद। बिल्कुल, बेप्पे ग्रिलो। उन्होंने एक व्यंग्यात्मक ब्लॉग से शुरुआत की थी। वो पारंपरिक राजनेताओं का खूब मजाक उड़ाते थे और धीरे धीरे वो मजाक लोगों की आवाज बन गया और वो इटली की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक बन गए। वाह! और यूक्रेन के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का उदाहरण तो हमारे सामने ही है। एग्जैक्टली। वो टीवी पर एक सटायर शो में राष्ट्रपति का किरदार निभाते थे और लोगों ने उन्हें असल जिंदगी में राष्ट्रपति चुन लिया। यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट, मतलब व्यंग्य की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये पारंपरिक राजनीतिक हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। आप इसे कैसे हराएंगे? वही तो, अगर कोई पारंपरिक पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर हमला करती है तो उन्हें डिफेंस करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक मीम पार्टी पर हमला करेंगे तो आप खुद एक मजाक बन जाएंगे। मीम को आप जितना दबाएंगे वो उतना ही वायरल होगा। और यही कारण है कि भारत के स्थापित राजनेता भी अब इस मीम राजनीति की ताकत को पहचान रहे हैं। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने ऑनलाइन इनका समर्थन किया है। और अखिलेश यादव ने तो अपने सोशल मीडिया पर बकायदा बीजेपी बनाम सीजेपी लिख दिया। सिर्फ राजनेता ही नहीं, हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया, प्रशांत भूषण और अनुराग कश्यप जैसी हस्तियों ने भी इसका समर्थन जताया है। ये सब उस युवा जनसंख्या की तक पहुंचने की कोशिश है जो अब टीवी न्यूज में नहीं बल्कि इंस्टाग्राम रील्स में अपना समय बिता रही है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। सीजेपी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर आ रहे हैं। वो कॉकरोच की पोशाक पहनकर यमुना नदी की सफाई कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे बाप रे! और तो और, कॉकरोच जनता पार्टी नाम के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए 3 अलग-अलग आवेदन भी दाखिल किए जा चुके हैं। ये तो सीरियस हो रहा है। और मैंने ये भी सुना कि सीजेपी अब बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। हाँ, ये खबर भी है। और जब कोई इंटरनेट का मजाक असली चुनाव लड़ने की बात करने लगे ना, तो सत्ता का तंत्र सतर्क हो जाता है। और तभी सेंसरशिप की एंट्री होती है। बिल्कुल। 21 मई 2026 को भारत में सीजीपी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट आधिकारिक रूप से विथहेल्ड या ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन इंटरनेट के युग में किसी विचार को ब्लॉक करना मुमकिन है क्या? बिल्कुल नहीं। अकाउंट ब्लॉक होने के कुछ ही देर बाद कॉकरोच इज बैक नाम से एक नया अकाउंट बन गया। ये तो उस पौराणिक जीव हाइड्रा की तरह है। आप एक सिर काटते हैं, 2 नए सिर उगाते हैं। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम थोड़ा समेटें तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या? कि सबका आखिर मतलब क्या है? क्या मीम्स, एआई और व्यंग्य की नींव पर बनी ये पार्टी सचमुच कभी ईवीएम मशीन के बटनों तक पहुंच पाएगी, या ये सिर्फ इंटरनेट का एक बुलबुला है जो कुछ दिन में फूट जाएगा?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन सच कहूं तो सीजेपी वो चुनाव जीते या ना जीते, ये बात अब उतनी मायने नहीं रखती। तो फिर क्या मायने रखता है? मायने ये रखता है कि इसने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में एंट्री का तरीका और विरोध प्रदर्शन का व्याकरण अब पूरी तरह बदल गया है। विरोध प्रदर्शन का व्याकरण? हाँ। एक दौर था जब विरोध का मतलब होता था जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आज की पीढ़ी जानती है कि सिस्टम को चुनौती देनी है तो एल्गोरिथम को जीतना होगा। तो एक बार फिर श्रोताओं को बता दें कि हम किसी भी दल की विचारधारा का न तो खंडन कर रहे हैं और न ही समर्थन। ये सिर्फ डेटा और स्रोतों का विश्लेषण है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को कंक्लूड करें तो सीजेपी सिर्फ एक चुटकुला नहीं है। ये बेरोजगारी, परीक्षा लीक और राजनीतिक अवसरवाद के खिलाफ युवाओं की हताशा का एक बहुत शक्तिशाली डिजिटल हथियार बन रही है। अदालत की उस टिप्पणी ने सिर्फ एक चिंगारी का काम किया, लेकिन असल बारूद समाज में पहले से मौजूद था। और उस बारूद में आग लगाई है तकनीक ने। इसी बात से मुझे एक ऐसा विचार आ रहा है जो सच में बहुत प्रोवोकेटिव है, मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसा विचार? जरा सोचिए, सालों से दुनिया की बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी डिजिटल छवि बनाने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए हजारों लोगों की आईटी सेल बनाती हैं, पीआर एजेंसियों पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। हाँ, ये तो होता ही है। लेकिन अगर एक 30 साल का अकेला छात्र सिर्फ इंटरनेट और एआई की मदद से बिना एक भी रुपया खर्च किए 5 दिनों के भीतर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों के डिजिटल तंत्र को मात दे सकता है, तो भविष्य में क्या होगा? वही तो। भविष्य में ये पारंपरिक राजनीतिक दल अपने डिजिटल पीआर एजेंसियों पर करोड़ों रुपए खर्च करने को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या ये एआई और मीम पॉलिटिक्स भविष्य में बड़े बजट वाले चुनावी अभियानों के अंत की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसने राजनीतिक रणनीतिकारों की नींद जरूर उड़ा दी है। बिल्कुल उड़ा दिए। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। राजनीति, एआई और समाज की इन उलझी हुई कड़ियों को समझने के लिए फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।